वैगनर ग्रुप जो रशिया का एक पैरामिलिट्री ग्रुप था, इससे खबर आ रही है कि इसने एक नई बिल्डिंग बना दी है। हेडक्वार्टर इसका नया बन चुका है और ये जो नया हेडक्वार्टर है इसमें वैगनर के जो ग्रुप के फाइटर्स थे उनको अब चेंज कर दिया गया है। उनको अब रशिया के जो गार्ड हैं उनके साथ विलय कर दिया गया है उनके। तो फिर मर्जिंग होने के बाद जो नया हेडक्वार्टर में वैगनर के ग्रुप्स के जो फाइटर्स हैं उनको वहाँ पर सेटल किया जाएगा, वहाँ पर उनको लाया जाएगा और उसके बाद वहाँ पर हेडक्वार्टर में उनको जो उनको टास्क मिलेगा उस हिसाब से उनको आगे सेवा देनी है। तो ये कोशिश हो रही है, कई दिनों से हो रही है कि वैगनर ग्रुप, जब प्रिगोजिन इसके लीडर थे वो मर गए थे तो उसके बाद से ये कयास लगाई जा रही थी कि इसको रसिया की सेना में विलय कर दिया जाएगा, जो कि हो चुका है। रसिया की जो नेशनल गार्ड है उसमें वैगनर ग्रुप को मिलाया जा रहा है और वैगनर ग्रुप का जो उसका डीएनए उसको चेंज नहीं किया गया है क्योंकि वो एक प्राइवेट आर्मी थी वैगनर। तो वो कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से काम होता था वहाँ पर। तो अभी भी कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से ही जो वैगनर्स के साथ जुड़े हुए लोग हैं वो काम करेंगे। जैसे कि अगर वो यूक्रेन में जाना चाहते हैं तो उनको 6 महीने का कॉन्ट्रैक्ट मिलेगा, अगर वो अफ्रीका की तरफ जाना चाहते हैं तो 9 महीने का कॉन्ट्रैक्ट मिलेगा उनको। यूएन के न्यूक्लियर वॉचडॉग IAEA, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, इसके जो चीफ है राफेल ग्रोसी, वो आज रसिया ऑक्यूपाइड जैपोरिजिया में पहुंच चुके हैं। वहाँ न्यूक्लियर पावर प्लांट है, उसकी देखभाल करने आ रखी है कि क्या स्थिति बन रखी है न्यूक्लियर प्लांट की। तो पहुंच चुके हैं और उन्होंने आज वहाँ पर निरीक्षण किया है। तो उनको जैसे कि उन्होंने एक कमेंट किया है जिसमें उन्होंने कहा कि यहाँ पर पानी की दिक्कत नहीं है क्योंकि न्यूक्लियर पावर प्लांट ऐसा जगह होती है जहाँ पर उसके आसपास पानी होना चाहिए कि न्यूक्लियर पावर प्लांट कभी भी हीट कर सकता हो, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी अगर लड़ाई का समय है तो इलेक्ट्रिसिटी अगर चली जाती है तो उस न्यूक्लियर प्लांट हीट हो सकता है, जिस कारण से अगर उसको पानी नहीं मिला तो फिर वो ब्लास्ट वगैरह हो सकता हो वहाँ पर। तो ग्रोसी ने आज देखा, उन्होंने देखा कि यहाँ पर वेल्स बहुत सारे बनाए गए, कुएँ जिसको कहते हैं। तो पानी की कोई दिक्कत नहीं है इस इलाके में। और कल वो यूक्रेन में थे ग्रोसी, और कल यूक्रेन में जब वो थे मौजूद तो उन्होंने कुछ बातें की थी। जैसे कि उन्होंने एक ये कहा था कि ये जो जयपुरी न्यूक्लियर प्लांट है इसकी इसको इसको बड़ा केयरफुली रखना पड़ेगा। वजह ये है कि ये जो न्यूक्लियर प्लांट है ये लड़ाई से काफ़ी नज़दीक इसकी लोकेशन है। तो एक ये दूसरा इसका ये है कि इसमें जो स्टाफ है वो भी काफ़ी कम हो चुके हैं। लड़ाई शुरू होने से पहले इसमें 12,000 स्टाफ काम करते थे, जो कि अब घट के 2 से 3,000 के बीच रह गए। रसिया ने इस क्षेत्र में यूक्रेन के जो कर्मचारी थे उनको उनको यहाँ से भगा दिया है। अब जो भी काम करते हैं यहाँ पर वो रसिया के ही साइंटिस्ट करते हैं इस इलाके में, इस न्यूक्लियर प्लांट की देखभाल। और इसके अलावा जो ग्रोसी थे उन्होंने उनका जो ऑब्जर्वर वाली टीम है उसको ऑब्जर्वर टीम को रोटेट कर दिया। अब नई ऑब्जर्वर टीम आएगी जो कि परमानेंटली स्टेशन रहेगी जयपुरिया न्यूक्लियर प्लांट में। ये ऑब्जर्वर का काम ये है कि ये रसिया के साथ रसिया गवर्नमेंट स्टेटमेंट निकालती है न्यूक्लियर प्लांट को लेकर, उसको ये ऑब्जर्व करता है और उसको फिर IAEA तक पहुंचाता है। तो जयपुरिया न्यूक्लियर प्लांट ये लड़ाई शुरू होने से पहले यूक्रेन के कब्जे में था, जिसको लड़ाई के कुछ ही दिन बाद रसिया ने अपने कब्जे में ले लिया। तब से ये कयास लगाई जा रही थी कि कुछ बड़ा हो सकता है इस न्यूक्लियर प्लांट में, यूक्रेन इसको कब्जे में लेने की कोशिश करेगा तो उस दौरान हो सकता है कि कुछ नुकसान इसको हो जाए। लेकिन अभी तक फिलहाल कुछ ऐसा घटना नहीं हुई है। लेकिन ये न्यूक्लियर प्लांट बहुत ही ज़्यादा बड़ा है। अगर इसको यूरोप में संदर्भ में देखा जाए तो यूरोप का सबसे बड़ा न्यूक्लियर पावर प्लांट है और इसमें से अभी 6 रिएक्टर को बंद करा हुआ है। रूस के जो प्रेसिडेंट है व्लादिमीर पुतिन, उन्होंने आज के दिन इंटरव्यू दिया है अमेरिका के टेलीविज़न होस्ट टकर कार्सन को। तो ये इंटरव्यू की कयास लगाई जा रही थी, ऐसा लग रहा था संभावना कि ये इंटरव्यू होने वाला है। जो स्पोक पर्सन है रसिया के दिमित्रो पेस्कोव, उनसे पूछा जा रहा था, कल भी पूछा गया, परसों भी पूछा गया था कि टकर कार्सन क्या पुतिन का इंटरव्यू लेंगे। तो 2 दिनों से अब चुप्पी साधे हुए थे, लेकिन आज उन्होंने प्रेस के सामने कह दिया कि वाकई में टकर कार्सन ने इंटरव्यू पुतिन का ले लिया है। टकर कार्सन का जो इंटरव्यू है ये पहली बार है 2 साल में जब कोई अमेरिका पत्रकार पुतिन का इंटरव्यू ले रहा है। जब से लड़ाई शुरू हुई है तब से पुतिन ने किसी भी अमेरिका पत्रकार को इंटरव्यू नहीं दिया था इससे पहले। और टकर कार्सन की बात की जाए तो टकर कार्सन एक अमेरिका के जर्नलिस्ट है और इनके जो आइडियोलॉजी है वो काफ़ी राइट आइडियोलॉजी है, दक्षिणपंथी विचारधारा के। और यूक्रेन की लड़ाई जब से शुरू हुई है तब से ऐसा लगता है इनके पत्रकारिता में कि रसिया का साइड लेते ही है।
तो इनका एक ये है कि ये डोनाल्ड ट्रंप के भी काफ़ी नज़दीक है ये टकर कार्सन, और इनको फॉक्स न्यूज़ के बहुत ही ज़्यादा बड़े पत्रकार थे, लेकिन इनको कुछ महीने पहले फॉक्स न्यूज़ से निकाल दिया गया था। उसके बाद ये ट्विटर में अपना वीडियोस डालते हैं, और इन्होंने अपनी अपनी एक नई स्ट्रीमिंग साइट भी खोली है जिसमें वीडियोस को पब्लिश करेंगे जो इंटरव्यूज़ ये लेते हैं। तो इन्होंने पुतिन का इंटरव्यू आज लिया, तो एक बहुत बड़ी ये न्यूज़ है, और न्यूज़ इसलिए भी बड़ी है क्योंकि टकर कार्सन टकर कार्सन ऐसा तो था, उनका जो आइडियोलॉजी थी वो तो थी पहले से, फार राइट आइडियोलॉजी से थे वो, लेकिन इस समय अमेरिका में पुतिन के समर्थन में बात करना बड़ा देशद्रोही माना जाता है, तो उन्होंने इतना खतरा मोल लेके वो पुतिन का इंटरव्यू करने गए। तो ये भी एक बड़ी बात है कि पुतिन ने भी उनको इंटरव्यू देने के लिए राजी हो गए थे वो, और वो इसलिए हुए थे क्योंकि पुतिन को लगता है कि जो टकर कार्सन है वो इंटरव्यू में जो भी सवाल पूछेंगे वो प्रो पुतिन वाले सवाल पूछेंगे, यानी पुतिन के प्रति वो सॉफ्ट सवाल पूछेंगे। तो इसी वजह से पुतिन ने भी इंटरव्यू देने से उन्होंने राजी हो गए थे वो। और दिमित्र पेस्कोव जो स्पोक पर्सन है रसिया के, उनसे जब पूछा गया कि क्यों हुए पुतिन राजी, तो दिमित्र पेस्कोव ने कहा कि टकर कार्सन की जो अप्रोच है वो अप्रोच उनकी वन साइडेड अप्रोच नहीं है, यानी जितने पत्रकार अभी तक अमेरिका के थे वो वन साइडेड अप्रोच लेके घूम रहे थे, यानी कि वो केवल यूक्रेन के पक्ष में ही वो बातें चला रहे थे। लेकिन टकर कार्सन ऐसा है व्यक्ति जो कि दोनों पक्षों को सुनता है, वो रसिया को भी सुनता है और यूक्रेन को भी सुनता है। तो हमको लगता है कि टकर कार्सन एक सही व्यक्ति है जो इंटरव्यू ले सकता है पुतिन का। यूक्रेन की पार्लियामेंट ने आज एक फर्स्ट रीडिंग पास कर दिया। ये जो फर्स्ट रीडिंग है ये आर्मी मोबिलाइजेशन से जुड़ी हुई है। इस समय आर्मी को मोबिलाइज करने की ज़रूरत हो रही है क्योंकि सेना में जवानों की कमी पड़ गई है। तो अभी एक रिपोर्ट आई थी कुछ महीने पहले जिसमें कहा गया था 2024 में 5 लाख नए सैनिकों को भर्ती करना पड़ेगा। तो उसी के लिए मोबिलाइजेशन करने की कोशिश की जा रही है, ज़्यादा से ज़्यादा नौजवानों को सेना में लाने की। तो उसको उसी के ऊपर ये जो बिल है उसका फर्स्ट रीडिंग को पास हो गया है। अब इसको सेकेंड रीडिंग में भेजना है, फिर जो अगर सेकेंड रीडिंग में भी ये पास हो जाता है तो उसके बाद इसको प्रेसिडेंट के पास सिग्नेचर के लिए भेजना है। तो इसको पार्लियामेंट और राष्ट्रपति के पास होने के बाद ही इसको अस्तित्व में आ जाएगा। तो इस समय इससे पहले भी 1-2 महीने पहले मोबिलाइजेशन के ऊपर बिल लाया गया था पार्लियामेंट में, लेकिन वो पहले ही दिन ही वो उसको गिरा दिया गया था उस प्रस्ताव को। जैसे उसमें डिबेट शुरू हुई वैसे ही उसको रिजेक्ट कर दिया गया था उस प्रपोजल को। तो पार्लियामेंट में कुछ ऐसे मेंबर है जो नहीं चाहते ऐसे मोबिलाइजेशन करना, क्योंकि उनको लगता है कि उनके जो वोटर बेस है वो खफा हो जाएगा, तो इस वजह से वो नहीं करना चाह रहे थे। उसके बाद गवर्नमेंट ने कुछ रिफॉर्म किया, उसके बाद रिफॉर्म करने अमेंडमेंट करने के बाद इसको फिर से दोबारा पार्लियामेंट में लाया गया, और पार्लियामेंट में लाके इसकी फर्स्ट रीडिंग का वो पास हो गया है। अब देखना पड़ेगा कि सेकेंड रीडिंग में क्या होता है। स्वीडन के जो प्रोसिक्यूटर है उन्होंने ये कहा है कि वो नॉर्ड स्ट्रीम 1 और 2 गैस पाइपलाइन जो विस्फोट हुआ था उसकी जो इन्वेस्टिगेशन है उसको अब वो ड्रॉप कर रहे हैं। तो ये इन्वेस्टिगेशन स्वीडन में लगभग 1.5 साल से चली थी, और जिस प्रकार से नॉर्ड स्ट्रीम पाइपलाइन जो रसिया को जर्मनी से जोड़ती थी उसमें ब्लास्ट हो गया था सितंबर 22 तारीख 2022 को। तो उसके बाद से ही ये जांच लगी हुई थी स्वीडन में कि कौन इसके पीछे, किसने ये ब्लास्ट किया था। तो आज के दिन स्वीडन के जो प्रोसिक्यूटर है उन्होंने ये जो इन्वेस्टिगेशन है उसको क्लोज कर दिया है, और इस जो इन्वेस्टिगेशन में अभी तक जो चीज़ें पता लगी है उसको जर्मनी को सौंप दी गई है। तो जर्मनी आगे जांच करेगा। तो स्वीडन की प्रोसिक्यूटर ने कहा है कि क्योंकि ये जूरिडिक्शन हमारा क्षेत्र में नहीं पड़ता है, तो इस वजह से हम इस इन्वेस्टिगेशन को आगे नहीं बढ़ा रहे। तो ये जो पाइपलाइन है, जैसे मैंने आपको कहा है कि ये 22 सितंबर 2022 को ये इसमें किसी ने सैबोटाज कर दिया था, इसमें विस्फोट कर दिया था, जिस कारण से पाइप फूट गया था। ये जो अंडरग्राउंड पाइप थी, अंडर वाटर पाइप, इसमें विस्फोट होने के बाद इसमें छेद हो गया था, जिस कारण जो मीथेन गैस है वो बाहर निकलने लग गई थी। तो आखिरकार कौन था जिम्मेदार? जो यूरोप देश है वो रसिया के ऊपर लगा रहे आरोप, वो कह रहे कि रसिया ने ये सैबोटाज किया, जबकि जो रसिया वो यूक्रेन के ऊपर लगा रहा आरोप। तो अभी तक कंफर्म नहीं किया जा सकता कि कौन इसके पीछे था। रसिया की जो अपर हाउस की पार्लियामेंट है उसने अपने फाइनेंस मिनिस्टर को कहा है कि एक लॉ को ड्रॉन अप करिए, ताकि जो बातें चल रही है अभी कि रसिया के जो एसेट फ्रीज हो रखे हैं उसको, फ्रीज एसेट को यूरोपियन देश और अमेरिका मिलकर उनको यूज़ करना चाह रहा है। तो अगर अमेरिका और यूरोप देश ऐसा फैसला लेते हैं तो फिर रसिया को भी कुछ काउंटर करना पड़ेगा, उसको कुछ रिस्पॉन्स करना पड़ेगा। तो उसी रिस्पॉन्स को ये ड्रॉन अप करने की बात कर रहे हैं ये अपर हाउस के मेंबर्स। वो कह रहे हैं कि फाइनेंस मिनिस्टर को कुछ करना चाहिए। अगर एकदम से हमारे रशियन एसेट जो अभी तक सीज है
अगर वो यूक्रेन को मिल जाएंगे तो फिर हमको भी कुछ करना पड़ेगा। तो इसी को लेकर आज जो रशिया के अपर हाउस ऑफ पार्लियामेंट है उसने अपने फाइनेंस मिनिस्टर को कहा है कि आप कुछ करिए। तो जिस प्रकार से फाइनेंशियल टाइम में रिपोर्ट आई थी 3 फरवरी के दिन, G7 देशों ने मिलकर एक एग्रीमेंट करने की कोशिश की थी जिसके तहत रशिया के जो फ्रीज एसेट है उसको इस्तेमाल करने के ऊपर ये एग्रीमेंट बनाने की कोशिश हो रही है। और अभी भी बात चल रही है कि यूक्रेन को इस समय पैसे की ज़रूरत है, तो उस पैसे की ज़रूरत वो रशिया के फ्रीज एसेट से वो पूरी कर सकता है। हालांकि इसमें कुछ देश सहमत है, कुछ नहीं है। रशिया ने सीधे सीधे चेतावनी दी कि उसने कहा ऐसा मत करिए, अगर आप ऐसा करोगे तो फिर हम भी रिस्पॉन्ड करेंगे।